हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में। इतिहास कक्षा 12 क्लास 12 हम जो अध्ययन कर रहे थे उसी क्रम में आगे चैप्टर नंबर 2 का जो अंतिम पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास यानी कि उसका उदय, कला के विकास और साहित्य के विकास पर आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद में हर्षकालीन भारत की क्या स्थिति थी वो हम देख चुके हैं। और इसके बाद जो हमने देखा था इससे पिछली वाली क्लास में, जिसके अंतर्गत चोल साम्राज्य के बारे में हमने देखा था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य, और उसके बाद हम देखेंगे कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। सबसे पहले विजयनगर की स्थिति के बारे में देखते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। विजय, विजय यानी कि जीत, नगर शहर, जीत का शहर। मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य। जब भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ में, उसके बाद स्थापित होने वाला यह हिंदू राज्य था। इसका विस्तार जो था, कहाँ पर यह स्थित था? तुंगभद्रा नदी, दक्षिणी भारत में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर यह स्थित था, यह शहर विजयनगर शहर। और इसी शहर के नाम पर इस साम्राज्य का नामकरण किया गया, विजयनगर साम्राज्य के नाम से। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक, जो विजयनगर साम्राज्य की जिसने यात्रा की थी, उसने विजयनगर के बारे में क्या कहा था कि विजयनगर शहर जो है ये दुनिया का सबसे भव्य शहर, जिसे इटली के जो भव्य शहर हैं, वेनिस के समान भव्य शहर है, तो सबसे भव्य ज्ञात शहर जिनके बारे में हम जानते हैं उन शहरों में विजयनगर को शामिल किया जाना चाहिए। अब इसकी स्थापना जो होती है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने मिलकर के, ये दोनों ही भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, इस शहर की स्थापना करके। और इसको, इस कार्य के लिए, हरिहर और बुक्का को इस कार्य के लिए, करने के लिए तैयार किया था संत विद्यारण्य, जो इनके गुरु थे। इन्होंने इनको तैयार किया हिंदू राज्य की स्थापना करने के लिए। अब बात करें कि हरिहर और बुक्का कौन थे, तो हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उसके आदेश पर, पहले ये दोनों ही हिंदू थे, हिंदू से इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया। और जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था भारत पे, तो उस समय दक्षिण भारत में विद्रोह हुआ था कंपिली स्थान पर 1334 में। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का दोनों को भेजा था। दक्षिण में आकर के इन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया, और साथ ही इन्होंने एक अलग राज्य की स्थापना की, अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की विजयनगर शहर की स्थापना के द्वारा। और पिता के नाम पर, हरिहर और बुक्का के पिता का नाम था संगम, तो संगम के नाम पर, जो इनके पिता थे उनके नाम पर संगम राजवंश की इन्होंने स्थापना की। और शहर की जो राज्य की स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उस साम्राज्य की स्थापना करने से पहले जब भी मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दक्षिण में भेजा था, तो दक्षिण में आकर के इन्होंने फिर से हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। अब बात करें संगम वंश की, जिस वंश की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। तो इसकी स्थापना, संगम वंश की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। प्रथम शासक जो था इसका हरिहर प्रथम, ये वाला, ये इसका पहला राजा था।
1336 से 1356 तक, यानी 1336 टू 1356 तक इसने शासन किया। अनगोदी स्थान पर, अनगोदी दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के पास में अनगोदी स्थान है, तो उस स्थान पर विजयनगर शहर की इन्होंने स्थापना की और उसको अपनी राजधानी बनाया बाद में। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन किया, यानी कि विजयनगर शहर की स्थापना के साथ ही एक बड़ी सेना इसने स्थापित की और उस सेना के द्वारा आसपास के राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इस क्रम में उसने होयसल राज्य, कदम राज्य और मधुरा के राज्य जो राज्य थे दक्षिण भारत में, उन राज्यों पर विजय प्राप्त करके उनको विजयनगर में मिला लिया। और इसने अपने समय में कृषि का काफ़ी विकास कराया कृषि क्षेत्र में। इनके बाद बुक्का प्रथम, ये वाला हरि और बुक्का में से हरिहर की मृत्यु के बाद में बुक्का राजा बनता है। इसने जो राज्य किया था 1356 टू 1377 तक इसने शासन किया। इसने अपने समय में मदुरा की विजय प्राप्त की, कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमा निर्धारित कर दिया, यानी कि उस समय दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य भी स्थापित हो चुका था। तो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच में, दोनों साम्राज्य के बीच में एक सीमा रेखा बना दी गई और वो सीमा रेखा थी कृष्णा नदी। कि कृष्णा नदी के इस तरफ तो रहेगा बहमनी और इस तरफ रहेगा विजयनगर। और इसने जो इतनी उपाधि स्थापित की, जो उपाधि धारण की, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, हिंदू धर्म की इसने स्थापना पुनर्स्थापना की और हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया, इसीलिए इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा गया है। यानी कि दक्षिण भारत में जो मुस्लिम राज्य था, उस मुस्लिम राज्य के स्थान पर इसने फिर से हिंदू राज्य की स्थापना की, इसलिए इसको ये उपाधि इसने ग्रहण की। चलिए अब आगे चलते हैं। हरिहर 2 बुक्का के बाद राजा बनता है। 1379 टू 1406 तक इसने शासन किया। दक्षिण में रेड्डी, वारंगल, बेलगाम और गोवा पर इसने विजय प्राप्त की। और इसने जो उपाधियां धारण की, डिग्रीज जो धारण की, इसने महाराजाधिराज और राज परमेश्वर की उपाधियां इसने धारण की। हरिहर सेकंड के बाद देवराय प्रथम राजा बनता है। 1406 से 1422 तक इसने शासन किया और इसने अपने शासन के दौरान सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी से नहरों का निर्माण किया, यानी कि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाए, इसके लिए नदियों से नहरें निकाली गई। इटली का यात्री, जो उस समय यात्री था निकोलो कॉन्टी, उसने विजयनगर की यात्रा की और इस शहर की इसने काफ़ी प्रशंसा की। इसके बाद राजा बनता है वीर विजय। 1422 से लेकर 1426 तक इसने शासन किया। बहमनी शासक जो था उस समय, बहमनी साम्राज्य का जो राजा था फिरोज शाह, उसने वीर विजय को युद्ध में हरा दिया। इसके बाद देवराय 2 के ऊपर आते हैं। देवराय 2 का शासनकाल जो था 20 साल तक इसने शासन किया। 1426 टू 1446 तक, 1436 तक इसने शासन किया। और इसने जो उपाधि धारण की इमाडी देवराय, इसका असली नाम तो इमाडी देवराय था, लेकिन इसने देवराय 2 के नाम से इसने शासन चलाया। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पर इसने विजय प्राप्त की, जीत लिया उसको। इसके साथ ही इसको देवराय 2 को विद्या और विद्वानों का संरक्षक, यानी कि शिक्षा और शिक्षाविद विद्वान जितने भी थे उनको इसने संरक्षण प्रदान किया। और विद्वानों को जब वो संरक्षण प्रदान करेगा तो जाहिर है साहित्य की उन्नति होगी। इसके समय में, इसके शासनकाल में साहित्य का काफ़ी विकास हुआ, और वो भी खास तौर से किसका, तेलुगु साहित्य का, तेलुगु भाषी साहित्य। तो इसके दरबार में तेलुगु कवि श्रीनाथ थे जो इसके राज दरबारी थे, और फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक इसी के समय में भारत आया था उस समय। धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेखक भी था। ये स्वयं विद्वानों को तो आश्रयदाता था ही, साथ ही स्वयं भी विद्वान था। और इसने जो ग्रंथ लिखा, संस्कृत ग्रंथ लिखा था इसने एक, जिसका नाम महानाटक सुधानिधि, ये इसके नाटक का नाम था, महानाटक सुधानिधि करके इसने ग्रंथ लिखा। और साथ ही ब्रह्मसूत्र पर भाष्य इसने लिखा, यानी कि उसके ऊपर जो इसने क्लैरिफिकेशन किया है ब्रह्मसूत्र पर। इसने जो उपाधि प्राप्त की गजवेटकर, गजवेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी।
यानी कि इसको हाथियों का शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा होगा, इसलिए इसका नाम गजबेटकर हो गया। इसके बाद जो राजा बना विरूपाक्ष टू, 1465 से 1485 20 साल तक इसने शासन किया और इस वंश का ये अंतिम शासक था। ठीक है, और राज्य का पतन हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन इसके समय में विरूपाक्ष टू के समय में शुरू हुआ। और ये जो वंश था ये संगम वंश के राजा थे सभी। संगम वंश के बाद सलुव वंश की स्थापना हुई और इसकी स्थापना हुई थी 1485 में। ये देखिए 1485 इसका लास्ट और ये 1485 से इस वंश की स्थापना होती है। ठीक है, 1485 से इसकी स्थापना हो रही है। और स्थापना कैसे हुई थी? विरूपाक्ष जो कि सुलभ वंश का अंतिम शासक था, संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष टू। ठीक है, उसका सेनापति था कौन? सलुव नरसिंह, सलुव नरसिंह। और इसी के नाम से जो है फिर ये सलुव राजवंश स्थापित हुआ। उड़ीसा के गजपति से युद्ध में पराजित हो गया। इसके बाद जो राजा बना इमाड़ी नरसिंह, जिसने 1491 टू 1505 तक इसने शासन किया। और इसके संरक्षक कौन थे? नरसा नायक, जो इसका संरक्षक था, गार्जियन था, यानी कि यह उस समय अल्पवयस्क था, कम उम्र में यह राजा बना था, तो इसलिए ये एक संरक्षक के तौर पर इसने शासन चलाया था जब तक कि यह जवान वयस्क न हो जाए। तो इसके समय में इसने शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में केंद्रित कर ली, यानी कि सारे फैसले यही व्यक्ति लेता था, इसको पूछता भी नहीं था। और इसने क्या किया? उस समय दक्षिण के जो राज्य थे, जिसमें एक तो विजयनगर का जो पड़ोसी राज्य था बहमनी राज्य, क्योंकि इस समय तक बहमनी राज्य का विभाजन हो गया था, 4-5 छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। तो ये जो बहमनी राज्य थे उनको पांड्य राज्य और चेर राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की, उनको इसने युद्ध में हराया। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है तुलुव राजवंश। तुलुव राजवंश, और इसका जो समय काल रहा है 1505 टू 1570 तक, यानी कि 1505 से 1570 तक इस राजवंश ने शासन किया, तुलुव राजवंश ने। अब तुलुव राजवंश का संस्थापक कौन था? नरसा नायक, जो इमाड़ी नरसिंह का क्या था? गार्जियन था, संरक्षक था। तो नरसा नायक का जो बेटा था, पुत्र था वीर नरसिंह, इसने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और उसके स्थान पर अपने आप को राजा घोषित कर दिया उसकी हत्या करके। और राजा घोषित करने के बाद इसका जो राजवंश कहलाया, इसका वंश वो कहलाया तुलुव वंश। इसके बाद इसमें जितने भी राजा हुए वो तुलुव राजवंश से हुए, यानी कि इसके वंश से हुए। तो इसने तुलुव राजवंश की स्थापना की, ये वीर नरसिंह ने, इसकी हत्या करके। और इसमें फिर नरसा नायक का जो पुत्र था वीर नरसिंह के बाद राजा बना कृष्णदेव राय, जो कि इतिहास में काफ़ी विद्वान, जो तेनालीराम वाली जो कहानियाँ प्रसिद्ध है, चुटकुले मुहावरे, वो तेनालीराम इसी का दरबारी कवि था। ठीक है, कृष्णदेव राय का। तो इसने शासन किया 1509 टू लेकर के 1529 तक, यानी कि 20 साल तक शासन किया। एक महान शासक था। 1520 में तक राज्य के शत्रुओं को, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शत्रु राज्य थे, जैसे इसमें बहमनी, उड़ीसा, इनको हराया। कलिंग के ऊपर पुर्तगालियों, जिनका उस समय शासन था, गोवा के अंदर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया था। विदेशी जाति थी, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, कालीकट पर पहुंचा था ये। फिर बाद में उसका सेनापति आया था पुर्तगाल से, जिसका नाम था अबू बर्क। वो अपने साथ में एक सेना लेकर के आया और उसने गोवा पर अधिकार करके वहाँ पे पुर्तगालियों का राज्य स्थापित किया। तो उस समय पुर्तगालियों के अधीन था गोवा, उनको हराया। और ऐसा करके, यानी कि अपने दुश्मनों को हरा करके इसने विजयनगर राज्य में शांति स्थापित की और शत्रु को हराया और सुरक्षा स्थापित की, यानी कि विजयनगर राज्य की सुरक्षा की। दक्षिण भारत में विजयनगर राज्य की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की, यानी कि अब दक्षिण में जितने भी राज्य थे वो इसके मातहत हो गए थे, विजयनगर साम्राज्य के मातहत हो गए थे। इसके समय एक पुर्तगाली यात्री आया था विजयनगर की यात्रा पर, जिसका नाम था डेमिगोस पायास। उसने विजयनगर की यात्रा की थी
फिर भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की इसने स्वीकृति दी। भटकल वही आपके गोवा के अंतर्गत आता है भटकल, वहाँ पे पुर्तगालियों को किला बनाने के लिए इसने परमिशन दे दी। अब इसने जो उपाधि धारण की कृष्णदेव राय ने उपाधियाँ, जिसमें यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, और ये उपाधि क्यों धारण की, जिसमें बहमनी सुल्तान जो था, बहमनी साम्राज्य का जो सुल्तान था राज्य का, जिसका नाम क्या था ये तो पता नहीं, उसको बरीद, जो बहमनी साम्राज्य जो था उसके 4-5 छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, और जो मूल जो सुल्तान था पूरे बहमनी का, ठीक है ना, उसके अधीन जो मनसबदार थे, राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो उसका कहना मानते ही नहीं थे। बरीद, अहमदनगर और इस तरह से करके उन्होंने 4-5 राज्यों की स्थापना की, ठीक है। तो उसमें से एक राज्य तो जो था बरीद, ठीक है, तो उसने सुल्तान को बंधक बना लिया। तो कृष्णदेव राय ने सुल्तान को बरीद के चंगुल से आज़ाद करा करके उसको फिर से बहमनी सुल्तान बना दिया, इसलिए उसको यवन राज स्थापनाचार्य कहा जाता है। अब इसकी उपलब्धियों में देखिए आप, तेलुगु साहित्य का कृष्णदेव राय भी एक बहुत महान विद्वान था, तेलुगु साहित्य का विद्वान था वो। इसके अलावा तेलुगु भाषी साहित्य को इसने बढ़ावा दिया, और तेलुगु भाषा के जो 8 महान कवि थे वो इसी के दरबार में थे, आश्रय प्राप्त थे। स्थापत्य कला की बात करें, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत स्थापत्य कला के विकास के बारे में, खासतौर से कृष्णदेव राय के समय में इसने स्थापत्य कला के विकास पर किस प्रकार से योगदान दिया, इसमें देखिए आप, नागलपुर नगर की स्थापना की इसने, नागलपुर सिटी। फिर विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया इसने विजयनगर में। फिर इसके बाद देखिए आप, कृष्णदेव राय की मरने के बाद में राजा सदाशिव राय बना, और उसकी निर्बलता का फ़ायदा उठा करके जो उसका मंत्री था राम राय ने सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, और उसने बहमनी साम्राज्य के जो राज्य थे, इसके अंतर्गत जो 4-5 राज्य थे, उनके ऊपर उसने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, हस्तक्षेप किया, और वहाँ पे जो धार्मिक स्थान जितने भी थे मुस्लिम समुदाय के, उसको उसने नुकसान पहुँचाया, उनको लूटा, जनता को लूटा। तो इसके परिणाम स्वरूप जो राज्य आपस में लड़ रहे थे, बहमनी के 4-5 राज्य आपस में लड़ रहे थे, मुस्लिम राज्य आपस में लड़ रहे थे, तो इसकी वजह से वो 4-5 राज्य एक हो गए, और इकट्ठे होकर के, यानी कि 5 मुस्लिम राज्य, यानी कि 5 मुस्लिम राज्य थे, उन्होंने इकट्ठे होकर के उनकी संयुक्त सेना ने 25 जनवरी 1567 को तालीकोटा का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, ठीक है। उस तालीकोटा के युद्ध में राम राय को हरा दिया, पूरी तरह से हरा दिया, और विजयनगर शहर को पूरी तरह से ब्लंडर कर दिया, यानी कि पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। इतना मतलब गुस्से में इन्होंने हमला किया था। तो पूरी तरह से उस सिटी का और विजयनगर साम्राज्य को पूरी तरह से ब्लंडर कर दिया इन्होंने। ब्लंडर का मतलब होता है एकदम से नष्ट कर देना उसको। अब बात करें हम आगे इसी में, इसके बाद जो तलु राजवंश था वो राजवंश का पतन हो जाता है। इसके बाद अराबिडु राजवंश आता है। अराबिडु राजवंश, या इसको अरविंदु भी कहा जाता है, राम राय का जो भाई था, यानी कि तलु राजवंश था, उसके राजा का मंत्री था ये राम राय। आपने देखा था वो बहुत ही कमज़ोर था और सारी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली, और इसी की वजह से फिर बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर हमला किया था। तो राम राय का भाई था तिरुमाल, उसने सदाशिव राय जो कि तलु राजवंश का था उसको हटा करके, उसका मर्डर करके इसने अराविडु राजवंश की स्थापना की, और बाद में इसने पेनुगोडो का राजधानी बनाया। पहले विजयनगर थी राजधानी, विजयनगर को तालिकाटा को युद्ध में ख़त्म कर दिया गया, उसकी वजह से इसने पेनुगोडा को नया राजधानी बनाया। फिर 1612 में वाडियार ने मैसूर राज्य की नींव रखी। मैसूर राज्य जो आज भी है, ठीक है, आज़ादी के समय तक मैसूर राज्य था। टीपू सुल्तान, हैदर अली, वो सभी मैसूर से ही थे। तो इसने वाडियार राजवंश की नींव रखी। इसके बाद सांस्कृतिक प्रगति की बात करते हैं। विजयनगर में सांस्कृतिक प्रगति, तो विजयनगर राज्य का विशेष योगदान है सांस्कृतिक क्षेत्र में। हिंदू धर्म और संस्कृति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, और यहाँ के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला यानी कि भवनों के निर्माण में,
चित्रकला के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, विद्वानों को संरक्षण दिया, काफ़ी सारे भवन इमारतें इन्होंने बनवाई। साहित्य के विकास की अगर बात की जाए तो साहित्य के विकास के अंतर्गत आप देखिए धार्मिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, जीवन वृत्तांत, काव्य संबंधी रचनाओं का लेखन इस समय किया गया, यानी कि कविताओं की रचना की गई। अब सबसे पहले बात करें बुक्का, जो दूसरा राजा था विजयनगर राज्य का, ठीक है, हरिहर के बाद जो राजा बना था, उसके समय में धार्मिक रचनाओं का लेखन सबसे ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई धार्मिक रचनाएं। फिर सायण के नेतृत्व में विद्वान, सायण भी एक विद्वान ही था, इसके अंडर में जितने भी विद्वान थे उन्होंने मिलकर के चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आर्यण्यकों पर भाष्य की रचना की। भाष्य यानी किसी भी ग्रंथ के ऊपर उसको स्पष्ट करने के लिए जो किताब लिखी जाती है, समीक्षा लिखी जाती है, क्रिटिसिज्म, ठीक है, वो होता है भाष्य, टीका लिखने। इसके बाद बात करें कृष्णदेवराय के आश्रित जो कवि थे, जैसे ईश्वर दीक्षित, इसने क्या किया, हेमकूट महाकाव्य पर इसने टीका लिखी। कृष्णदेवराय जो स्वयं भी राजा था, लेकिन राजा होते भी वो उच्च कोटि का विद्वान था और साथ ही लेखक था। इसने तेलुगु भाषा में आमुक्त मालदयम ग्रंथ की इसने रचना की और एक नाटक भी लिखा जिसका नाम था जाम्बवती कल्याणम। ये किसने लिखा था, कृष्णदेवराय ने। इसके बाद देखिए आप, कृष्णदेवराय का आश्रित जो कवि था जिसका नाम था अलसानी पेट्टन। अलसानी पेट्टन ने क्या किया, तेलुगु कविता का, जिसको पितामह कहा जाता है, तेलुगु कविता का सबसे बड़ा विद्वान, ठीक है, और इसको पितामह, इसका जनक कहा जाता है। रचना अलसानी पेट्टन की वो थी स्वारोचित संभव, जो इसने लिखा। फिर नंदी तिम्मन ने कौन सा ग्रंथ लिखा, परिजात हरण। फिर भट्टमूर्ति द्वारा अलंकार शास्त्र पर लिखा गया नर सबूयालियम की रचना की गई। अलंकार शास्त्र पर इसने ये किताब लिखी, नर सबूयालिगम, भट्टमूर्ति ने लिखी। आगे देखिए आप, कृष्णदेवराय के ही आश्रित जो एक कवि और था, विद्वान था, विदूषक था, है ना, विदूषक, जिसका नाम तेनालीराम। आप सबने सुना हुआ है तेनालीराम के बारे में, किस्से, कहानियाँ, चुटकुले बहुत ही प्रसिद्ध हैं इसके। इसने किसकी रचना की थी, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य की स्थापना तेनालीराम के द्वारा की गई और तेनालीराम इसका दरबारी था, ठीक है। और इसकी तुलना तेनालीराम की तुलना किससे की जाती है, बिरबल से, अकबर बिरबल वाले बिरबल से। यानी कि इसमें दक्षिण में कृष्णदेवराय और तेनालीराम की जोड़ी और उत्तर में अकबर बिरबल की जोड़ी, उत्तर भारत में। चलिए अब आगे चलते हैं। जो साहित्य के क्षेत्र में हम देख रहे थे, विकास क्षेत्र में देखिए आप, राजनाथ के द्वारा ऐतिहासिक महत्व की पुस्तक सालुवाभ्युदय, ठीक है, सालु राजवंश के अभ्युदय के ऊपर इसने पुस्तक लिखी और साथ ही भागवत चंपू नामक ग्रंथ की रचना की। तिरुवल्लम बकृत वरदाम्बिका परिणय, इस विद्वान ने, यानी कि तिरुवल्लम्बकृत ने किसकी रचना की, वरदाम्बिका परिणय की रचना की। संस्कृत और तेलुगु भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं जितनी भी थी, जैसे तमिल थी, कन्नड़ थी, जो कि साउथ में चलती है, मलयालम भाषाएं, ये सभी दक्षिण भारत में चलती है, इनको भी पर्याप्त सहायता दी गई, इनको भी महत्व प्रदान किया गया। यह नहीं कि सिर्फ तेलुगु भाषा को ही बढ़ावा दिया जा रहा है या सिर्फ संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं, सभी भाषाओं को इन्होंने बराबर महत्व दिया। तो इसके समय में, यानी कि विजयनगर राज्य के समय में, कन्नड़ भाषा के अंतर्गत तीर्थंकर, जो जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, ठीक है, और जो इनमें संत हुए थे इस धर्म में, उनकी जीवनियों की रचना उस समय हुई। और अन्य प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो अन्य प्रमुख रचनाओं में मधुर कवि के द्वारा, मधुर नाम के विद्वान के द्वारा धर्मनाथ पुराण की रचना की गई, भाव चिंतारण, वीर सेवामृत, ये सभी रचनाएं प्रमुख है इसके समय की।
और कृष्णदेव राय के द्वारा, आगे देखिए आप, कृष्णदेव राय के द्वारा वैष्णव, जैन और लिंगायत इन सभी को प्रश्रय दिया गया, यानी कि इन सबको सहारा दिया गया, सहायता दी गई, संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, कृष्णदेव राय के द्वारा वैष्णव, हिंदू समुदाय के अंतर्गत विष्णु के अवतारों को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। जैन धर्म, लिंगायत, भगवान शिव के बारे में। ठीक है, इसके बाद कला की बात करें, आर्ट का विकास किस प्रकार से हुआ विजयनगर साम्राज्य में, तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान मिला है, काफ़ी योगदान दिया है स्थापत्य कला के क्षेत्र में विजयनगर के शासकों के द्वारा। अब कलाओं में बहुत सारी कलाएं आती है, मंदिर निर्माण कला स्थापत्य कला के अंतर्गत ही आती है, मंदिर निर्माण कला। ठीक है, फिर दुर्ग निर्माण, हवेलियाँ, महल, ये सारी चीज़ें। तो मंदिर निर्माण शैली का विशेष रूप से विकास हुआ। देवराय II के द्वारा मंदिर बनवाया गया, हजारा मंदिर। कृष्णदेव राय के द्वारा विट्ठल स्वामी मंदिर इसके उदाहरण है कि इन्होंने मंदिर निर्माण को काफ़ी बढ़ावा दिया था। स्थापत्य शैली कौन सी थी? द्रविड़ शैली, दक्षिण भारतीय शैली द्रविड़ शैली कहा जाता है। ठीक है, उस द्रविड़ शैली में इन मंदिरों का निर्माण किया गया और इनकी विशेषता क्या थी मंदिरों की, कि इन मंदिरों में मंडप के साथ में एक अलग से कल्याण मंडप का निर्माण भी किया जाता था। और कल्याण मंडप कहाँ पे होता था? मंदिर के आंगन के बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, मंदिर के आंगन के लेफ्ट साइड में अलंकृत स्तंभों का प्रयोग किया गया। देवता के विवाह समारोह का त्यौहार मनाया जाता था इस जगह पे। ठीक है, कल्याण मंडप में देवताओं के विवाह समारोह का त्यौहार मनाते थे। फिर अम्मान मंदिर का नाम आता है, जिसमें देवता की पत्नी की आराधना होती थी। ठीक है, जो भी देवता है, जो भी ईश्वर है, उनकी पत्नी का वो मंदिर होता था। अम्मान मंदिर उनकी पत्नी को समर्पित होता था और उसकी पूजा की जाती थी। अब बात करें अलंकार युक्त स्तंभ, गोपुरम और मंदिरों के अंदर निर्मित किए गए जो स्तंभ, जो खंभे बनाए जाते थे, वो काफ़ी अलंकृत, काफ़ी सुंदर होते थे। अब विजयनगर शैली की जो शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है तुंगभद्रा नदी से दक्षिण में कांचीपुरम का जो एकाग्रनाथ मंदिर, और उस मंदिर के ताड़पत्री, फिर ताड़पत्री एक स्थान का नाम और है ताड़पत्री। ताड़पत्री में भी रामेश्वरम का मंदिर है। और इन दोनों ही मंदिर यानी कि एकाग्रनाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर का गोपुरम विशेष रूप से प्रसिद्ध है विजयनगर शैली में। ठीक है, विजयनगर शैली समन्वित रूप है, दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय शैली का समन्वित रूप है। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की शुद्ध शैली है, जिसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। अब स्तंभ की बात करें विजयनगर शैली के अंतर्गत, विजयनगर शैली के स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े गोलाकार मूर्तियों का समूह होता था। विजयनगर शैली में जो स्तंभ बनाए जाते थे मंदिरों के, उन स्तंभों के चारों ओर, जैसे ये स्तंभ है तो स्तंभों के सब तरफ क्या होता था? गोलाकार मूर्तियों का समूह होता था, जिनके पिछले पैरों पर खड़े या अलौकिक जानवरों का अंकन होता था। ठीक है, यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई जा रही है, मूर्तियों के पैर के बारे में है। ठीक है, जब उनके पैरों के बारे में बता रखा है कि जो खड़ी हुई मुद्रा में वो मूर्तियाँ होती थी और उन मूर्तियों के पैर कैसे होते थे? घोड़ों का अंकन होता था उन पैरों के ऊपर, या फिर किसी तरह के जानवर जो कि अलौकिक लगते हों, उनका इसमें अंकन होता था। अब हम बात करें आगे मूर्तिकला के बारे में। मूर्तियाँ और स्तंभ एक ही पत्थर को काट कर बनाए जाते थे, यानी कि जो चट्टान होती थी, एक सिंगल चट्टान, ठीक, बड़ी चट्टान, उस बड़ी चट्टान को तराश करके, काट करके एक ही चट्टान से स्तंभ और मूर्ति दोनों ही, यानी कि मूर्तियाँ उस स्तंभ से जुड़ी हुई होती थी, अलग से स्तंभ के साथ मर्ज नहीं की जाती थी। ठीक है, फिर विजयनगर शैली को बाद में
मदुरा मदुरा के नायक के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। मदुरा के जो नायक राजा, ये नायक राजवंश जो मदुरा का था, इसने विजयनगर शैली को प्रोत्साहन दिया, उसको आगे बढ़ावा दिया। विजयनगर शासकों के द्वारा राजप्रासाद यानी कि बड़े बड़े महलों का निर्माण किया गया, बहुत ही सुंदर शैली में किया गया। उनके अवशेष जो पाए गए हैं हम्पी में, ठीक है, हम्पी विजयनगर का जो वर्तमान नाम है वो है हम्पी, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के जो किले, महल, हवेलियाँ, उनके अवशेष, ठीक है, भग्ना अवशेष जो आज भी वहाँ पर पाए जाते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह का मतलब एक उत्कृष्ट निर्माण हुआ था उस समय, बहुत ही सुंदर निर्माण करवाया जाता था। विभिन्न देशों के रहन सहन को इसमें दर्शाया गया है, यानी कि अलग अलग देशों में किस प्रकार का खान पान, रहन सहन जो होता था, वो इन राजप्रासादों की दीवारों के ऊपर चित्र बनाए गए, ठीक है, किले, महल, इनके ऊपर चित्र बनाए गए और उन चित्रों के माध्यम से वो सब उसमें दर्शाया गया। फिर मूर्तिकला के विकास के बारे में देखिए। शासकों की मूर्तियाँ विशेष रूप से यानी कि राजाओं की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जो पत्थरों को काट करके बनाई जाती थी, या फिर कांसा एक धातु होती है, ठीक है, मेटल होता है, उस कांसे की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अब मूर्तिकला के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो कृष्णदेव राय, जैसे कि कहा गया ना, ऊपर वाली लाइन में आया है कि राजाओं की मूर्तियाँ बनाई गई थी, और इसी क्रम में देखिए आप कि कृष्णदेव राय और उसकी जो पत्नियां थी, उन पत्नियों के मूर्तियां बनाई गई। और एक जो राजा था वेंकट फर्स्ट, इसके धातु की मूर्तियां बनाई गई। अब बात करें संगीत की, तो विजयनगर शासकों के दरबार में संगीत और नृत्य को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया, यानी कि म्यूज़िक एंड डांसिंग को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। जिसमें देखिए आप, इसमें कृष्णदेव राय के दरबार की बात करें तो इसके दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार, नर्तक, डांसर, गायक, सिंगर, ठीक है ना, इनको संरक्षण प्राप्त था। म्यूजिशियन, सिंगर्स एंड डांसर्स, इनको संरक्षण प्राप्त होता था, ठीक है। और ये राजा का मनोरंजन भी करते थे और अपनी अपनी कला से संबंधित या पुस्तकें, ग्रंथ भी लिखते थे। दरबारियों का भी मनोरंजन करते थे, क्योंकि मनोरंजन के साधन तो उस समय होते नहीं थे, तो लोग इन्हीं से अपना मनोरंजन करते थे। बात करें अब संगीत के बारे में। संगीत और नृत्य संबंधी सिद्धांतों पर पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें सायण जो एक कवि था, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक संगीत सार, ठीक है, इसकी रचना सायण ने की। राम राय के संरक्षण में राम अमात्य जो व्यक्ति था, विद्वान था, उसने किसकी रचना की? स्वरमेल कलानिधि, ठीक है, कविता के अंतर्गत ही स्वरमेल कलानिधि की इसने रचना की, लिखा इस पुस्तक को इसने। देवराय द्वितीय का दरबारी था लक्ष्मी नारायण, देवराय टू का लक्ष्मी नारायण ने संगीत सर्वोदय ग्रंथ की रचना की। अब अगर आगे हम बात करें, विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य क्या था? विजयनगर राज्य की स्थापना का उद्देश्य था दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन देना। जो दक्षिण भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य जो धीरे धीरे स्थापित होता जा रहा था, मजबूत हो रहा था, सुदृढ़ हो रहा था, तो उसके स्थान पर एक बार फिर से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। और उस विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा, चाहे वो किसी भी वंश के हों, तो उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को इन्होंने प्रोत्साहन दिया। जो उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन तथा पूर्व काल की परंपराएं, यानी कि उनके समय से पहले की जो पुरानी परंपराएं थी, उन परंपराओं को उन्होंने बनाए रखा, टूटने नहीं दिया उन परंपराओं को। तो पुरानी परंपराओं को नवीन सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ मिला करके उनको प्रोत्साहन दिया। यानी कि जो समाज में जो चेंजेस हो रहे थे, चेंजेस जो बाहरी लोग, जो विदेशी जातियां उस समय आने लग गई थी, आप देख रहे हैं गोवा के अंतर्गत, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि गोवा पर पुर्तगालियों पर अधिकार हो चुका था, तो धीरे धीरे वहाँ पे पुर्तगाली कल्चर भी आ रहा था, फिर मुस्लिम कल्चर भी था वहाँ पर। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग कल्चर को पुरानी परंपराओं के साथ मिला करके उसको आगे बढ़ावा देने का प्रयास इसमें किया गया शासकों के द्वारा। ठीक है, इस तरह से ये आपके विजयनगर साम्राज्य का समाप्त होता है।
विजयनगर साम्राज्य के बाद आपके एक और बाकी रहता है जो है कल्हण की राजतरंगिणी और कश्मीर राज्य का इतिहास। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसके साथ ही आपका यह चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। कल्हण कौन था? कल्हण कश्मीर का लोहर वंशी राजा, लोहर हिंदू राजवंश है, लोहर वंश हिंदू राजवंश। तो कश्मीर के लोहर वंशी राजा था हर्षदेव। 1068 ईस्वी की बात है, जिस समय कश्मीर पर लोहर वंश के राजा का शासन था हर्षदेव का। उसका दरबारी था, महामंत्री था ये। ठीक है, महामंत्री का पुत्र था, चेतपक का पुत्र। राजतरंगिणी की रचना जिस समय की थी, उस समय राजा जयसिंह यानी कि हर्षदेव का पुत्र राजा जयसिंह शासन कर रहा था। उसके शासनकाल के दौरान हुई। तो रचना किस समय की गई? 1147 टू 1149 के बीच में इसकी स्थापना की गई। और इसमें यानी कि कल्हण की जो राजतरंगिणी पुस्तक है, इस पुस्तक के अंतर्गत महाभारत युग से लेकर के राजा जयसिंह तक के शासन के समय का इतिहास इसमें बताया गया है। और प्राचीन जो इतिहासकार हैं, उन प्राचीन इतिहासकारों की लिखी हुई जितने भी इतिहासकार हुए हैं, उन इतिहासकारों में सबसे प्रमाणित पुस्तक माना जाता है कल्हण की राजतरंगिणी को। ठीक है, अब इसकी रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। इस पुस्तक में 8 तरंग आप ले सकते हैं, जैसे अध्याय, चैप्टर। ठीक है, 8 चैप्टर थे, 8 तरंग और 7826 इसके अंतर्गत श्लोक थे। अब पहले के 3 तरंग यानी कि पहले के 3 चैप्टर के अंतर्गत आप देखिए, पहले के 3 चैप्टर के अंतर्गत इतिहास लेखन के लिए उसने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया। एक तो पौराणिक स्रोत यानी कि पुराणों की सहायता ली गई, अनुश्रुतियाँ यानी कि सुनी सुनाई बातें। श्रुति का मतलब होता है जो सुन करके लिखा जाए। ठीक है ना, तो सुनी सुनाई बातें भी इसमें शामिल थी। और सुनी सुनाई बातों में जरूरी नहीं सच्चाई हो, झूठ भी हो सकता है, फरेब भी हो सकता है। तथा मिथक भी गलत तथ्य या अनुश्रुति की ओर ही इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, जो कि बात लोग मानते हों, कहते हुए आ रहे हों किसी समय में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं होती है। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं मिथक। अब चौथे तरंग की बात करें, पहले के 3 तरंग में तो कल्हण ने क्या लिखा है? पौराणिक स्रोत, अनुश्रुतियाँ और मिथक। यानी कि वो जो पुस्तक लिख रहा है, वो पुस्तक लिखने में उसने किस किस सामग्री की सहायता ली है, वो उसने बताया है पहले के 3 तरंग में। ठीक है, चौथे तरंग की बात करें, चौथे तरंग से लेकर के छठे तरंग तक यानी कि चौथे से छठे चैप्टर के अंदर क्या चीज़ पाई जाती है? कारकोट व उत्पन्न वंश का इतिहास उसमें बताया गया है। यानी कि लोहर वंश से पहले जो कारकोट वंश था और उत्पन्न वंश था कश्मीर पर, उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी है। फिर अंतिम के 2 तरंग यानी कि 7वें और 8वें तरंग में स्वयं की व्यक्तिगत जानकारी दी है, यानी कि उसने अपना बायोडाटा दिया है, अपने बारे में बताया है। फिर ग्रंथावलोकन यानी कि राजतरंगिणी लिखते समय उसने किन किन ग्रंथों का अवलोकन करके वो पुस्तक लिख रहा है, उसके बारे में उसने बताया। तथा लोहर वंश का इतिहास इसमें बताया गया है। ठीक है, उससे पहले कारकोट उत्पन्न वंश इससे पहले हुए थे, बाद में लोहर वंश। तो लोहर वंश का इतिहास भी अंतिम के 2 तरंग में 7वें 8वें में बताया है। अब बात आगे देखिए आप, घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया है, यानी कि वो महाभारत काल से लेकर के शुरू करता है और महाभारत काल से लेकर के कल्हण के समय में जो राजा था लोहर वंश का, जिसका नाम था जयसिंह, तो उसके समय तक का उसने इतिहास का एक क्रमबद्ध वर्णन दिया है। फिर आगे देखिए आप, अब इसने जो ग्रंथ लिखा है उसकी विशेषता क्या है? पक्षपात रहित, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। पक्ष कौन लेता है? जो राजा का आश्रित हो। ठीक है, जो राजा के दरबार में हो, राजा अगर उसको खाने पीने को दे रहा है
तो उस समय क्या होता है, कवि उस राजा का पक्ष लेता है, राजा की तारीफ करता है, झूठी तारीफें करता है, ठीक है, झूठा झूठा लिखता है उसमें। लेकिन क्योंकि इसको राज्य का आश्रय, राजा का आश्रय इसको प्राप्त नहीं था, कलहण राज दरबारी नहीं था, तो किसी प्रकार का आश्रय नहीं था, तो इसने लोहर वंश के राजाओं का भी इसने कोई साथ नहीं दिया, बल्कि निष्पक्षता से लिखने का प्रयास किया है। और जहाँ पर कोई राजा अगर गलत होता था तो उसके दोषों का भी वो वर्णन करता था, गुण दोष दोनों का उल्लेख करता था, इसलिए उसको पक्षपात रहित कहा गया है। और पक्षपात रहित कहा गया है, इसका मतलब उसके पुस्तक को प्रामाणिक पुस्तकों की कैटेगरी में रखा जा सकता है कि उसमें सच्चाई का अंश है। फिर सदाचार और नैतिक शिक्षा का वर्णन भी किया गया है अंतिम के 2 7वें 8वें तरंग में या चैप्टर में। अब ऐतिहासिक इतिवृत्त, इतिवृत्त का मतलब होता है घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाओं की जो जानकारी दी है उसकी विशेषता से युक्त प्रथम संस्कृत रचना है इस काल की। जो कश्मीर का जो इतिहास लिखा है, तो कश्मीर में संस्कृत में ये ग्रंथ की रचना हुई कश्मीर के इतिहास पर, तो इसमें ऐतिहासिक घटनाओं की विशेषता इसके अंतर्गत पाई जाती है, यानी कि इसने ज़्यादातर ऐतिहासिक घटनाक्रमों का ही उसने वर्णन दिया है, इसलिए उसके अंतर्गत ऐतिहासिक विशेषता है। अब राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी या राजाओं की नदी। अब इसका अर्थ निकाला जाए तो राजाओं का इतिहास, एक के बाद दूसरा राजा, दूसरे के बाद तीसरा राजा, एक वंश दूसरा वंश फिर तीसरा वंश, ठीक है, उन्होंने क्या क्या काम करवाए, क्योंकि ये एक क्रम में हो रहा है। एक नदी जैसे एक क्रम में चलती है ना, नदी एक क्रम में चलती है, उसी तरह से वो क्रम से जो है उस इतिहास का वर्णन कर रहा है, इसलिए इसको राज तरंगिणी नाम उसने दिया है कल्हण ने। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम तरंग की बात की गई है। प्रथम तरंग में कश्मीर राज्य की स्थापना के बारे में उसने बताया है कि कश्मीर राज्य की जो स्थापना की थी पांडव, जो 5 पांडव थे, पांडव 5 भाई थे, उसमें एक का नाम था सहदेव। तो सहदेव के द्वारा कश्मीर राज्य की स्थापना की गई और प्राचीन काल में कश्मीर में वैदिक धर्म का प्रचलन था, यानी कि वैदिक धर्म के मानने वाले लोग वहाँ रहते थे। फिर बात करें 273 BC 273 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म यहाँ पर आया, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे 273 ईस्वी में, यानी कि जो ईस्वी सन शुरू हुआ उससे 273 ईस्वी साल पहले बौद्ध धर्म कश्मीर में फैलना शुरू हो गया था। अब कल्हण आगे क्या कहता है कि इतिहास लेखन में लेखक को कैसा होना चाहिए। तो कल्हण का मानना है कि इतिहासकार को न्यायाधीश यानी कि एक मजिस्ट्रेट, एक जज की तरह बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सम्मान या लाभ की कामना के राग द्वेष रहित होकर के इतिहास का लेखन करना चाहिए, बिना पक्षपात के। जो सच है उस सच को सामने रखना चाहिए, ना कि किसी की झूठी तारीफ़ें करनी चाहिए, यानी ना तो किसी की झूठी तारीफ करो, ना किसी के झूठे दोष गिनाओ आप। अब राज तरंगिणी को लिखने का उद्देश्य क्या था? एक तो राजवंशों की जानकारी देना। कश्मीर में महाभारत काल में जब सहदेव इसकी स्थापना करता है कश्मीर राज्य की, तब से लेकर के कौन कौन से राजवंश, ठीक है, और उन राजवंशों के अंतर्गत उन वापस राजाओं का क्रम भी उसमें बताया जाता है कि एक के बाद दूसरा कौन सा राजा हुआ, तो राजवंशों की जानकारी देना। फिर मनोरंजन, जो राजनीतिक घटनाएं जो हैं वो घटनाएं मनोरंजन का माध्यम भी बनती है, क्योंकि अगर इतिहास में से अगर आप राजनीतिक घटनाओं को अगर आप बाहर निकाल दें तो इतिहास कुछ भी नहीं है। इतिहास किससे है? इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं से है, बाकी तो सभी उसके सपोर्ट में चलने वाली चीज़ें। अगर राजा ही नहीं होगा, राजवंशी नहीं होंगे, तो ना तो धार्मिक विकास होगा, ना सांस्कृतिक विकास होगा, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं होगा। ये सारी चीज़ें एक राजा यानी कि एक राज्य के द्वारा ही ये सारी चीज़ें की जाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अतीत से शिक्षा, यानी कि इतिहास में किस राजा ने कौन सी गलती करी और उस गलती से उसको क्या परिणाम प्राप्त हुआ, ठीक है। ये लिखने से, ये सही लिखने से क्या होता है कि जब आगे आने वाले लोग यानी कि भविष्य के लोग जब उस इतिहास को पढ़ते हैं तो उनको एक सबक मिलता है, शिक्षा मिलती है कि जो गलती उन्होंने की वो गलती हमें नहीं करनी है।
ठीक है, तो ये शिक्षा का भी माध्यम है। फिर कश्मीर के जितने भी राजवंश हैं उन राजवंशों की वंशावली यानी कि वंश की जानकारी देना, एक के बाद एक दूसरा वंश, फिर हर राजा के वंश के बारे में जानकारी देना, कितने उनके पुत्र हुए, कितने क्या संबंधी वगैरह, हर चीज़ की उसमें जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। फिर सांसारिक जीवन और भौतिक ऐश्वर्य की नश्वरता को ये प्रकट करता है। सांसारिक जीवन की नश्वरता को प्रकट करता है कि सांसारिक जीवन आज है कल नहीं है, जो सुख सुविधा आज हम भोग रहे हैं हो सकता है वो कल ना हो, भौतिक ऐश्वर्य भी आज है कल नहीं है, ठीक है ना। तो इनकी नश्वरता को इसने प्रकट किया है। और ये सारी चीज़ें क्या करती है, राज तरंगिणी को एक विशिष्ट कृति बनाती है, विशिष्ट कृति का दर्जा देती है ये सारी बातें, ठीक। अब चलिए आगे, राज तरंगिणी में तत्कालिक समाज यानी कि जिस समय राज तरंगिणी की रचना हुई थी उस समय वहाँ का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, ठीक है, राजा किस प्रकार के थे, उनका नेचर किस प्रकार का था, जनता किस प्रकार के नेचर की थी, राजा और जनता के बीच में किस प्रकार का संबंध है, ठीक है ना, राजा के कार्यों के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में, उसकी विजय के बारे में, ठीक है ना, सारा का सारा उसमें बताने का प्रयास किया गया है, तत्कालीन समाज का वर्णन किया गया है। फिर राज तरंगिणी के लेखन में पूरी जांच पड़ताल यानी कि कलहण ने जो ये पुस्तक लिखने का प्रयास किया है पूरी जांच पड़ताल करके निष्पक्ष रूप से लिखने का प्रयास किया गया है। और उसमें उसके समय में जो 11 विद्वान थे, बहुत ही बड़े विद्वान रहे होंगे, 11 विद्वान भी बड़े विद्वान रहे होंगे, ठीक है ना, तो उनके द्वारा जो राजाओं की कालक्रम की जानकारी दी गई, ठीक है, उस जानकारी में इन 11 विद्वानों ने क्या गलती की है उस गलती का भी उसने उल्लेख किया है कि इन्होंने फलां विद्वान ने इस जगह पे गलती की, तो ये भी उसने बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आगे, कलहण ने राज तरंगिणी के लेखन में अनुश्रुतियों, परंपराओं और क्षेत्र के इतिहास पर लिखित पुस्तकों यानी कि कश्मीर के क्षेत्र में कौन कौन सी परंपराएं चलती थी, कौन कौन की अनुश्रुतियाँ, कहावतें, मुहावरे प्रचलन में थे, उनके बारे में, ठीक है, लोक संस्कृति के अंतर्गत जो देखते हैं। फिर इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में कलहण से पहले जिन लोगों ने पुस्तकें लिखी उन पुस्तकों का भी इसने अध्ययन किया, जिसमें खास तौर से नाम दिया गया है नीलमत पुराण का, नीलमत पुराण का उसने अध्ययन किया। इसके अलावा मंदिर और भवनों के साथ जो अभिलेख लिखे होते थे, मंदिरों पर भी अभिलेख होते थे, भवनों के ऊपर अभिलेख लिखे जाते थे, शिलालेख लिखे जाते थे, मंदिर के पास, भवनों के पास शिलालेख भी होते थे, स्तंभ लेख होते थे, फिर भित्ति लेख भी होते थे, तो इनका भी उसने अध्ययन किया है, स्टडी किया उसने। राजाओं के भूमिदान, अगर राजा ने कभी कोई भूमि दान में दी है तो उस दान में दी हुई भूमि को भी जो है उसका भी वो लिखवाता था, जैसे ऑर्डर जारी करवाता है ना, बाकायदा ऑर्डर जारी करवाता है, तो उस ऑर्डर को किसी चट्टान के ऊपर, किसी शिला के ऊपर, ठीक है ना, लिखा जाता था, ठीक है, वो एक सबूत होता था कि ये ज़मीन इस राजा ने इस काम के लिए इस व्यक्ति को दी है या इस संस्था को या मंदिर को दान की है, ठीक है ना, ताकि आगे जाकर के कोई विवाद ना हो। फिर धर्म, दाय से संबंधित यानी कि धर्म के लिए वो जो दाय करता है यानी कि विद्वानों को दान करना, साधुओं को दान करना, ठीक है, भूमि के अलावा जो नकद जो दान दिया जाता था उससे संबंधित अभिलेख कि फला राजा ने फला काम के लिए इतना पैसा डोनेट कर दिया, दान करना मतलब डोनेट करना, ठीक है ना, तो अभिलेखों से उसने सूचनाएं ग्रहण की। ये सारी बातें क्या, किनके ऊपर, अभिलेखों के ऊपर, और अभिलेखों के ऊपर भित्ति चित्र वगैरह इनके ऊपर लिखे होते थे, ठीक है, तो इन सब की इसने सहायता ली है। अब कलहण के पूर्ववर्ती जो थे सूर्यों के 11 ग्रंथ, सूर्यों यानी कौन से 11 ग्रंथ, यानी कि ये वाली चीज़ इस वापस आ गई कहाँ पे, 11 विद्वान, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, फिर नीलमत पुराण, राजाओं के प्रतिष्ठा शासन, वास्तु शासन, प्रशस्ति पत्र जो इनके राजाओं के शान में, इनके गौरवगान में, गुणगान के रूप में जो लिखा जाता था, ठीक है ना, जो रचनाएं की जाती थी उन रचनाओं का अध्ययन किया। फिर भग्नावशेष यानी कि भवनों के अवशेष, ठीक है ना, उनके, फिर सिक्के,
जिस राजा ने जो भी सिक्के चलाए, भले वो किसी भी धातु के हैं, मिट्टी के हैं, ठीक है, या पत्थर के सिक्के हैं, फिर लोक श्रुतियाँ, जनता के बीच में जो कहावतें चलती रहती है, जो कहावतें होती है, उन कहावतों पर, जैसे हथेली पर सरसों नहीं उगती, ठीक है ना, इस तरह की जो कहावतें, तो उस क्षेत्र में भी जो भी कहावतें होती थी उसका भी इसने अध्ययन किया, स्टडी किया, ठीक है। और ये सभी जो है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत, इनका उसने लाभ उठाने का प्रयास किया और इनकी सहायता से उसने राज तरंगिणी की रचना किए है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। सेकंड चैप्टर इतिहास कक्षा 12 की पुस्तक का यहाँ पर समाप्त होता है और जल्दी ही हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के लिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें। कोरोना समय चल रहा है तो सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, बचाव के समस्त उपाय अपनाएं और एक बार फिर से जो आपकी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।